1840 में शोएनवीन वैज्ञानिक ने ये देखा कि ये जो गैस है ये एक नई प्रकार की गैस होती है। इसका नाम उन्होंने ओजोन रखा। ओजोन में से जो ओजो है इसका अर्थ होता है दुर्गंध। सोरेट ने ओजोन के लिए O3 सूत्र दिया और ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप होता है। ऑक्सीजन के दो अपर रूप होते हैं O2 एवं O3। ओजोन वायुमंडल के 20 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो यूवी रेस के प्रभाव में ओजोन में परिवर्तित होती है और जो यूवी रेस के प्रभाव में जब ओजोन का अपघटन होता है तो फिर ऑक्सीजन गैस बन जाती है। वायुमंडल की इतनी ऊंचाई पर ओजोन गैस का विघटन और ओजोन गैस का बनना, तो इस तरह की क्रियाएं होती हैं। रक्षात्मक कवच बनी होती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ये जो ओजोन परत होती है वो सूर्य की किरणों से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे हमारी रक्षा करती हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनका प्रयोग बहुत ज़्यादा शीतलन में होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के अपक्षय का कारण बनती है या ओजोन की लेयर के अपक्षय होने के कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं, जिससे यहाँ के जीवों पर प्रभाव पड़ता है और त्वचा कैंसर का ये कारण बनती है। इसी प्रकार जो सुपरजेट एरोप्लेन से निकलने वाला जो NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो भी ओजोन परत अपक्षय का कारण बनता है। तो जो सुपरजेट एरोप्लेन से निकलने वाला जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो किस प्रकार से ओजोन लेयर का अपक्षय करता है वो देखिए। NO प्लस O3 इज इक्वल टू NO2 प्लस O2। तो ये भी ओजोन लेयर के अपक्षय का एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम जानेंगे ओजोन बनाने की विधियाँ। ओजोन को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की नली होती है। एक विशिष्ट नली में विद्युत विसर्जन कराकर ओजोन प्राप्त किया जाता है, जहाँ पर शुष्क एवं शुद्ध ऑक्सीजन गैस लिया जाता है। ये जो विशेष प्रकार की नली होती है जिसे ओजोनाइज़र कहा जाता है, ये ओजोनाइज़र दो प्रकार के होते हैं, सीमेन ओजोनाइज़र या ब्रॉडी ओजोनाइज़र, जिस पर विद्युत विसर्जन करा के शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन से ओजोन प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो रिएक्शन होगा 3O2 इज इक्वल टू 2O3। तो इस पूरी प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है प्लस 68 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर जो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और इस दौरान जब ऑक्सीजन से ओजोन बनता है, इस दौरान उत्पाद के आयतन में कमी हो रही है। यहाँ पर हमने लिखा 3O2 इज इक्वल टू 2O3। तो उत्पाद की मात्रा में कमी आई और ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ये रिएक्शन जो है ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया को दर्शाता है। अब हम ओजोन के गुणों के बारे में जानेंगे। ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस होती है और इसका गंध फिश के समान होता है। ओजोन को जब -120 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनित किया जाता है तो जो ओजोन गैस है वो लिक्विड ओजोन में परिवर्तित होती है और लिक्विड ओजोन को जब और ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है तो यहाँ बैगनी काले रंग का ओजोन का क्रिस्टल प्राप्त होता है। ओजोन यहाँ पर ठोस रूप में होता है। तो ओजोन -120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ओजोन गैस -120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओजोन लिक्विड में चेंज होता है और ओजोन लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो यह ओजोन ठोस रूप में परिवर्तित होता है। ओजोन की जो मात्रा है वो कम मात्रा में ये हानिकारक नहीं होती है, लेकिन 100 ppm यानी 100 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा सांद्रण जब होता है ओजोन का तो ये बहुत ज़्यादा विषैली हो जाती है और इसको सूंघने से मृत्यु भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा सूंघने से सिर दर्द भी होता है। ओजोन अस्थायी होते हैं या इसको हम ऊष्मागतिकी ढंग से भी समझ सकते हैं। ओजोन तुरंत अपघटित होकर के ऑक्सीजन एवं नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित होती है, मतलब ऑक्सीजन अणु में और नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित होती है। तो जब हम ओजोन के विघटन को देखते हैं तो O3 इज इक्वल टू O2 प्लस O। यहाँ पर इसे ऊष्मागतिकीय ढंग से भी समझ सकते हैं। इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वह ऋणात्मक होता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है क्योंकि यहाँ विघटन की क्रिया हो रही है और ओजोन O2 एवं ऑक्सीजन में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है।
जबकि डेल्टा एस का मान यहाँ धनात्मक होता है। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ है, मतलब डेल्टा एच का मान और डेल्टा एस का मान, ये दोनों ही जो वो एक दूसरे को प्रबलित करती हैं और ये दोनों ही ऑक्सीजन के बनने के लिए जो डेल्टा जी का मान है उसको अधिक ऋणात्मक कर देती हैं। तो हम ये जानते हैं कि डेल्टा जी का मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक होता है अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है, अर्थात ऑक्सीजन के बनने की जो घटना है वो बहुत ऑक्सीजन बनना स्वतः ढंग से होने लगता है। तो ओजोन बहुत जल्दी विघटित हो जाता है। यह विघटन अस्थायी रूप से, ये अस्थायी होने के कारण ही यह विघटन होता है और इसके अस्थायित्व को समझने के लिए डेल्टा एच का मान ऋणात्मक और डेल्टा एस का मान धनात्मक होता है। जो दोनों ही मान है वो एक दूसरे को प्रबलित करते हैं और डेल्टा जी का मान निगेटिव होता है O2 बनते समय। O2 बनने के लिए डेल्टा जी का मान जो है वो ज़्यादा निगेटिव हो जाता है, तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है। ओजोन एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। ओजोन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्योंकि ओजोन का विघटन हमने देखा कि ओजोन विघटित होकर के O2 एवं ऑक्सीजन में परिवर्तित होते हैं, तो ये बहुत अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। इसके ऑक्सीकारक गुण को समझने के लिए हम कुछ रिएक्शन देखेंगे। तो लेड सल्फाइड को ये लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है, तो रिएक्शन होगा PbS प्लस 4O3 इज इक्वल टू 4O2 प्लस PbSO4 लेड सल्फेट। तो लेड सल्फाइड लेड सल्फेट में परिवर्तित हुआ। अगला देखेंगे ऑक्सीकारक गुण को समझने के लिए कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में परिवर्तित करता है। तो 2NO2 प्लस O3 इज इक्वल टू N2O5 प्लस O2। अगला है पोटेशियम आयोडाइड को ये आयोडीन में परिवर्तित कर सकता है, तो 2Ki प्लस H2O प्लस O3 इज इक्वल टू 2KOH प्लस I2 प्लस O2। तो ये पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी यहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, ऑक्सीकृत करके ये आयोडाइड को आयोडीन में परिवर्तित करते हैं। ओजोन का मात्रात्मक आकलन भी किया जा सकता है। इसको करने के लिए जो ओजोन होता है, ओजोन बोरेट बफर से उभय प्रतिरोधित पोटेशियम आयोडाइड की अधिकता में जब अभिक्रिया करते हैं तो आयोडीन मुक्त करते हैं, और जब आयोडीन मुक्त होता है तो इस मुक्त आयोडीन का अनुमापन हाइपो सॉल्यूशन या Na2S2O3 के द्वारा किया जाता है। और जब मुक्त आयोडीन का अनुमापन एक मानक हाइपो सॉल्यूशन से किया जाता है तो इस आधार पर ओजोन का भी आकलन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे ओजोन की अनुनादी संरचनाएं एवं ओजोन में किस प्रकार का बॉन्ड एंगल होता है या बॉन्ड लेंथ होता है। तो ओजोन का जो सूत्र है वो O3 है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 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 के बीच में यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो एक बेंट स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन 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 के बीच में बेंट स्ट्रक्चर है। OO के बीच जो बॉन्ड एंगल है वो 117 डिग्री है और OO के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वह 128 पिकोमीटर होता है। इसी प्रकार ओजोन और ओजोन एक दूसरे में परिवर्तित होती, ये इसकी अनुनादी संरचना होती है। ओजोन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच इधर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इसी तरह से दूसरे ओजोन का जो अनुनादी संरचना हम देखेंगे वहाँ भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दूसरी तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर जिधर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, जो मेन ऑक्सीजन है उस पर प्लस चार्ज है। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर का जब हम अनुनादी संकर देखेंगे ओजोन के लिए तो OO के बीच O के बीच जो बॉन्डिंग है उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है और डबल बॉन्ड भी कैरेक्टर है, क्योंकि हमने देखा कि इन दोनों ऑक्सीजन के बीच या इन दोनों ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो जब इसका अनुनादी संकर देखते हैं तो O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों कैरेक्टर होने की संभावना होती है। तो यहाँ पर ओजोन की संरचना को हमने जाना। ओजोन के ऑक्सीकारक गुण को समझने के लिए कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। ओजोन फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में परिवर्तित करता है। फेरस सल्फेट की अम्लीय माध्यम में जब क्रिया होती है ओजोन के साथ तो ये फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में परिवर्तित करते हैं। रिएक्शन देखिए, 2FeSO4 प्लस H2O प्लस O3 इज इक्वल टू
Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस O2। दूसरा है आयोडीन को आयोडेट में परिवर्तित कर सकते हैं, तो I2 प्लस H2O प्लस 5O3 इज इक्वल टू 2HiO3 प्लस 5O2। सिल्वर को भी ये ऑक्सीकृत करके सिल्वर ऑक्साइड बना सकते हैं, तो 2Ag प्लस O3 इज इक्वल टू Ag2O प्लस O2। तो इस प्रकार ये तीनों रिएक्शन भी इसके ऑक्सीकारक गुण को दर्शाते हैं। अपचायक गुण भी होते हैं, तो ओजोन अपचायक की तरह भी व्यवहार करता है, तो इसके अपचायक गुणों को हम जानेंगे। ये परऑक्साइडों को अपचयित कर सकते हैं, तो परऑक्साइड में आप सबसे पहले देखिए कि किस प्रकार ये अपचायक का कार्य करते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा रिएक्शन पहले देखेंगे कि ओजोन जब वाटर से रिएक्ट होता है तो H+ और ऑक्सीजन बना, तो H2O प्लस O3 इज इक्वल टू 2H+ प्लस 2O2। अगला हम देखेंगे बेरियम परऑक्साइड BaO2 प्लस O3 इज इक्वल टू BaO प्लस 2O2। नेक्स्ट है Ag2O प्लस O3 इज इक्वल टू 2Ag प्लस 2O2। तो यहाँ पर ये परऑक्साइड को अपचयित करते हैं, तो ओजोन ऑक्सीकारक की तरह भी कार्य कर रहे हैं और अपचायक की तरह भी कार्य करते हैं। तो जब कभी भी इसके ऑक्सीकारक गुण या अपचायक गुण को समझाने के लिए प्रश्न आता है, तो इसमें कैसे ये ऑक्सीजन मुक्त करता है, कैसे ये हाइड्रोजन मुक्त करता है, उस रिएक्शन के साथ 2 या 3 उदाहरण से आपको इसे समझाना होता है। अब हम ओजोन के उपयोग के बारे में जानेंगे। ओजोन एक बहुत ही अच्छा विरंजक होता है। ये विरंजन करता है तेलों का, हाथी दांत का, स्टार्च का, कपड़ों का, मोम का, तो इस प्रकार ये बहुत अच्छा एक विरंजक के रूप में कार्य करता है। ओजोन कीटाणुनाशक के रूप में भी कार्य करते हैं। पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए ओजोन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसकी स्थिति को जानने में भी ओजोन मदद करते हैं। ओजोन के द्वारा KMnO4 का भी निर्माण होता है। यहाँ पर रिएक्शन देखिए, 2K2MnO4 प्लस वाटर प्लस O3 इज इक्वल टू 2KMnO4 प्लस 2KOH प्लस O2। तो ये पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में भी सहायक होते हैं। कृत्रिम सिल्क बनाने में भी ओजोन का उपयोग होता है। अब हम जानेंगे सल्फर के कितने अपरूप होते हैं और उनके कुछ गुणों के बारे में। सल्फर के मुख्य रूप से हम 3 अपरूप यहाँ जानेंगे, अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर, बीटा सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर और प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर। तो सबसे पहले हम जानेंगे अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर के बारे में। तो जो अल्फा सल्फर होता है ये पीले रंग का क्रिस्टल होता है, ज्वालामुखी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। प्रायः इसे बनाने के लिए जो रोल सल्फर होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ या उसके वाष्पीकरण के द्वारा अल्फा सल्फर प्राप्त कर सकते हैं। तो रोल सल्फर की कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में वाष्पीकृत कराकर हम अल्फा सल्फर प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अल्फा सल्फर होता है वह अपरूपों में सबसे स्थायी सल्फर का रूप माना जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 385.8 केल्विन। ये इनका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो है 2.06 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जल में ये अविलेय होते हैं, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में ये विलेय होते हैं। अब हम जानेंगे बीटा सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर। बीटा सल्फर जो है वो रंगहीन होते हैं। बीटा सल्फर 369 केल्विन टेम्परेचर तक बहुत स्थायी होते हैं, लेकिन उससे कम टेम्परेचर पर ये तुरंत अल्फा सल्फर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो 369 केल्विन टेम्परेचर तक ये स्थायी रूप में रहते हैं, अर्थात बीटा रूप में ही रहते हैं, और इससे कम टेम्परेचर होने पर ये तुरंत अल्फा सल्फर में परिवर्तित हो जाते हैं। सल्फर को गलाकर जब ठोस होने दिया जाता है तो यहाँ पर मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर प्राप्त होता है। ये भी कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय होते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 393 केल्विन
और विशिष्ट गुरुत्व इसका है 1.98 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सल्फर को प्याली में पिघलाकर फिर उसे ठंडा होने दिया जाता है। जब इसे ठंडा करते हैं तो ऊपर एक पपड़ी जम जाती है। उस पपड़ी को तो यहाँ पर जब सुई से चुभोकर देखते हैं पपड़ी को, तो यहाँ पूरे द्रव को हटाने पर बीटा सल्फर का पारदर्शी क्रिस्टल हमें दिखाई देता है। तो ये जो बीटा सल्फर है उसे हम मोनोक्लिनिक सल्फर भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि अल्फ़ा सल्फ़र और बीटा सल्फ़र में जो परिवर्तन है वो किस टेम्परेचर पर हो सकता है, या दोनों आपस में किस किस टेम्परेचर पर परिवर्तित हो सकते हैं और किस टेम्परेचर पर ये स्थायी होते हैं। तो 369 केल्विन तापमान पर ये दोनों स्थायी होते हैं। इस तापमान को संक्रमण ताप कहा जाता है, जबकि 369 केल्विन तापमान से यदि कम तापमान है तो जो बीटा सल्फ़र है वो अल्फ़ा सल्फ़र में परिवर्तित होगा, और 369 केल्विन से अधिक टेम्परेचर यदि है तो अल्फ़ा सल्फ़र बीटा सल्फ़र में परिवर्तित हो जाता है, और 369 केल्विन टेम्परेचर पर ये दोनों स्थायी होते हैं। सल्फ़र की संरचना को जब हम देखते हैं तो ये S8 फॉर्म में भी पाया जाता है। S8 फॉर्म में जब ये पाया जाता है तो यहाँ सल्फ़र सल्फ़र के बीच जो बंध कोण का मान है वो होता है 107 डिग्री, और सल्फ़र सल्फ़र के बीच जो बंध लंबाई है वो है 204 पिकोमीटर। सल्फ़र के बहुत सारे रूप संश्लेषित किए गए हैं। लगभग 20 सल्फ़र के 20 परमाणु तक के जो अणु हैं वो संश्लेषित किए गए हैं, जिसमें से सल्फ़र S7, S9, S10, S11, S12, S18, S20। S6 भी सल्फ़र का एक रूप है जिसमें कुर्सी रूप देखने को मिलता है, जहाँ पर SS के बीच जो बंध लंबाई है वो है 205.7 पिकोमीटर, जबकि SS के बीच में जो कुर्सी रूप है उसमें SS के बीच का जो बंध कोण का मान है 102.2 डिग्री होता है। तो सल्फ़र का जो S6 रूप है वह कुर्सी रूप में पाया जाता है। इसी तरह से जो S8 फॉर्म है वो भी एक निश्चित तापमान पर उसके जो रिंग होते हैं वो विघटित हो जाते हैं। S2 जो है वो अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। इसका कारण ये है कि इसमें जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए जो S2 अणु होता है इसका वह अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। अब हम जानेंगे गामा सल्फ़र या प्लास्टिक सल्फ़र। प्लास्टिक सल्फ़र को बनाने के लिए उबलते हुए सल्फ़र को ठंडे जल में उड़ेल दिया जाता है। जब इसे ठंडे जल में उड़ेला जाता है तो ये सल्फ़र जम जाता है, और जमने के बाद यह एक प्लास्टिक सल्फ़र का रूप ले लेता है। इसे गामा सल्फ़र भी कहते हैं। गामा सल्फ़र के भी कई गुण हैं, चलिए हम जानेंगे। जो गामा सल्फ़र का विशिष्ट गुरुत्व 1.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ये जल एवं कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में ही अविलेय होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जिगजैग होता है, जिगजैग वलयाकार संरचना ये दर्शाते हैं।